हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की। तो हमने ऑक्टेट रूल देख लिया, उसके बाद उसके ड्रॉबैक्स भी देख ली। अब हम बात करने वाले हैं आयनिक और जिसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। कॉसेल और लेविस का जो ट्रीटमेंट था उससे क्या चीज़ सामने आई, वो ये कि जब एक इलेक्ट्रोवेलेंट या एक आयनिक बॉन्ड बनेगा तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। तो उसमें दो चीज़ें हम एनर्जी की टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा और कौन सा बॉन्ड नहीं बनेगा, ये चीज़ डिपेंड करेगी कि किस में कौन सा प्रोसेस ज़्यादा फिजिबल है और जिसमें नेट एनर्जी चेंज जो है वो नेगेटिव होता है। तो जनरली जिस एक प्रोसेस में एनर्जी चेंज नेगेटिव होता है यानी एनर्जी रिलीज होती है, वो ज़्यादा प्रोसेस जो है वो ज़्यादा फिजिबल होता है। और अगर किसी काम को करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो वो नॉन फिजिबल होता है। तो यही इसका मेन बेसिक रूल रहेगा बॉन्डिंग का कि अगर एक बॉन्ड कोई एक मान लो ए और बी कंबाइन होते हैं, द टू एलिमेंट्स ए एंड बी, तो वो कंबाइन होंगे अगर उनके कंबाइन होने से नेट एनर्जी चेंज नेगेटिव है यानी एनर्जी रिलीज हो रही है। और अगर उनके कंबाइन होने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो प्रोसेस फिजिबल नहीं होगा और ये कंपाउंड नहीं बनेगा। ठीक है, तो अभी आप देखें जैसे एक मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, तो उसमें एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब एनर्जी से समझें आप। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि आइसोलेटेड गैसेस आइटम, एक एटम होता है, यानी एटम्स को पहले हम आइसोलेट करते हैं, एक क्लस्टर ऑफ एटम में से एक एटम को बिल्कुल अलग करते हैं ताकि उसके आसपास दूसरे का इम्पैक्ट ना हो, उसको आइसोलेट करते हैं और वो गैसोस स्टेट में होना चाहिए। और उसके सबसे बाहर वाले शेल में से यानी मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन। अब यानी कि पहला फैक्टर एक आयनिक बॉन्ड बनने में कौन सा है कि जो मेटल वाला एलिमेंट है उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, जो मेटेलिक एलिमेंट है उसकी आयोनाइजेशन जितनी कम होगी कंपैरेटिवली, वो उतना ही इजीली बॉन्ड बनाएगा। दूसरा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका उल्टा है। तो ये क्या है? एनर्जी चेंज जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है बाय ए नॉन मेटल। तो इस बात को फिर से अच्छे से आप कॉन्सेप्चुलाइज कर लें कि आयनाइजेशन एंथैल्पी तो आप समझ गए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी चाहिए, ये रिक्वायर्ड होगी हमेशा, ये हमेशा ही हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी ये प्रोसेस हमेशा ही एंडोथर्मिक होता है। इस प्रोसेस में एंडोथर्मिक यानी इसको एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है, लेकिन फिर भी उसको निकालने के लिए थोड़ी बहुत एनर्जी तो चाहिए, यानी कि इसमें जो एनर्जी चेंज है पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव हम एंडोथर्मिक के लिए यूज करते हैं, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है। मींस जब एक एटम के अंदर हम अलग से इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो एनर्जी लिबरेट भी हो सकती है, निकल भी सकती है, और एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। वो किस चीज पर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। यानी अगर उस एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, ऑलरेडी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, तो वो क्या करता है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन अगर हम जबरदस्ती उसको एटम देते हैं और उसको उसकी कोई एफिनिटी नहीं थी, तब क्या होता है कि वो पॉजिटिव हो जाती है। यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है और ये पॉजिटिव होती है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात देखते हैं एग्जाम्पल से। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, यानी सोडियम जब सोडियम आयन बनाता है, Na पॉजिटिव जो कैटायन बनाता है, उसकी जो एनर्जी है रिक्वायर्ड, यानी सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें 495 एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, क्या है ये माइनस, यानी क्लोरीन को जब एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो उसमें से इतनी एनर्जी रिलीज होती है, ये नेगेटिव
साइन बता रहा है, यानी 495 एनर्जी हमें देनी पड़ी, 348 रिलीज हुई। इसका मतलब नेट एनर्जी चेंज किया पॉजिटिव, यानी हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। और कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़े वो फिजिबल नहीं होता, वो अपने आप तो नहीं होता, उसको हमें बाय फोर्स करना पड़ता है। तो ये यानी कि इस हिसाब से तो सोडियम क्लोराइड जो कंपाउंड, जो कि एक वेल नोन कंपाउंड है जिसको टेबल सॉल्ट हम कहते हैं, तो ये तो फिजिबल ही नहीं होना चाहिए, जबकि हम सब जानते हैं कि फिजिबल है, ये बनता है और बहुत स्टेबल कंपाउंड है। तो यहाँ पर एक और चीज जो आपके लिए नई कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी क्या है वो भी यहाँ पर पिक्चर में आ जाती है। यानी जब एक सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव ये जब पास आते हैं तब भी एनर्जी रिलीज होती है। पास आके जब वो एक लैटिस में फिट हो जाए, लैटिस का मतलब पूरे अरेंजमेंट को, जैसे ये लैटिस है, एक सोडियम का एटम आया, ये सोडियम का आया, क्लोरीन का आया, सोडियम का आया, क्लोरीन का आया, जब ये पास आते हैं और पूरा क्रिस्टल बनाते हैं, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द लैटिस स्ट्रक्चर, एक लैटिस बोलते हैं। तो लैटिस फॉर्मेशन में भी एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे आप डेफिनेशन दोनों तरीके से पढ़ सकते हो कि एनर्जी, जब हम एक लैटिस को तोड़ते हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड हो गई। जब सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव आपस में जुड़े हुए हैं, जब ये जुड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, या हम ऐसे कह सकते हैं। या फिर हम इसको मापने के लिए, हम जुड़ते हुए तो उसको नहीं देख पा रहे, तो हम इसको मापने का हमारा एक और तरीका क्या हो सकता है, जब एक सॉल्ट में से, पूरे लैटिस में से हम सोडियम और क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ते हैं, ठीक है, एक मोल बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, 1 मोल ऑफ ए सॉलिड आयनिक कंपाउंड गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट में, जब इसको तोड़ते हैं तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड द लैटिस एनर्जी। यानी कि अब 3 फैक्टर हो गए, एक आयोनाइजेशन एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में, सोडियम से सोडियम पॉजिटिव बनाने में लगी, एक क्लोरीन से क्लोरीन नेगेटिव बनाने में एनर्जी गेन हुई, इसमें हमें सप्लाई करनी पड़ी, इसमें गेन हुई। तो इन दोनों का नेट क्या आ रहा था, अभी भी पॉजिटिव आ रहा था कि हमें नेट एनर्जी चेंज जो है वो सप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन लैटिस एनर्जी, यानी जब वो पास आते हैं तो लैटिस एनर्जी 788 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। यानी ये, अब आप इसको नेगेटिव उसमें जब लेके चलेंगे तो ये ओवरऑल जो है हमारे पास पॉसिबल हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का बनना। ठीक है, एक चीज लैटिस को मैं फिर से आई रीआइटरेट कि अगर आप देखें 495 जूल आपको देने पड़ गए, मैं इसको आपको कैलकुलेटर की मदद से समझा देता हूं। यानी जब सोडियम से सोडियम पॉजिटिव कैटायन बना तो आपको क्या करना पड़ा, आपको 495 इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी। अब इसमें से कहां से, क्लोरीन से क्लोरीन नेगेटिव बना, एनायन बना, तो आपको 375, ये माइनस कर देता, 348 माइनस 348 जूल ये एनर्जी रिलीज हो गई, तो काम आ गई। अब 147 नेट एनर्जी चाहिए, लेकिन जब ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं तो इनकी लेटेस्ट एनर्जी क्या है, 788, ये एनर्जी रिलीज होती है, तो माइनस 788, यानी कि नेट एनर्जी चेंज जो है वो नेगेटिव है। यानी सोडियम क्लोराइड जब बनता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, ना कि एब्जॉर्ब। तो ये एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से जो बॉन्ड है जिनकी ये एनर्जी चेंज नेगेटिव होगी वही स्टेबल होंगे, ये पूरा कॉन्सेप्ट था। आगे अगले वीडियो में हम कुछ बॉन्ड्स के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी एंथैल्पी के टर्म में हमने देखा कि कौन सा बॉन्ड फिजिबल होगा और कौन सा बॉन्ड फिजिबल नहीं होगा। गो थ्रू दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी आया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आया और लैटिस एंथैल्पी, इन तीनों को अच्छे से आप समझ लें। कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।